हेलो दोस्तों, पैरानॉर्मल सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं और सुनते हैं कुछ सच्ची कहानियाँ। उसके पहले आंखें बंद कर लो और हेडफोन लगा के रिलैक्स हो जाओ। एक कहानी में 3 पात्र होंगे, तो कहानी ध्यान से और आखिर तक सुने। और मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट रोहित आपको डराने के लिए तैयार हूँ। आपने दोस्ती के बारे में ज़रूर सुना होगा और कईयों ने निभाया भी होगा, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मरने के बाद भी हम दोस्त साथ रहने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी ने सोचा होगा। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही 3 जिगरी दोस्तों पे है। तो चलो सुनते हैं भूत की कहानी आशीष की जुबानी। मेरा नाम आशीष है। ये कहानी आज से 12 साल पहले की है। तब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। मैं और मेरी 2 बहनों का देखभाल मेरी माँ किया करती थी। माँ ने मुझे पढ़ाई छोड़ के छोटा मोटा काम करने को कहा, पर मेरा रुचि आगे पढ़ाई करने में था। माँ ने जिम्मेदारी का बोझ मुझ पे डालना चाहा, पर मुझे आगे और पढ़ना था। ये देख के मामा ने मुझे हॉस्टल जाने को कहा और मैं मान गया। हॉस्टल में होने के बावजूद माँ अक्सर मुझे फ़ोन करके घर का हाल बताने लगती थी और फ़ोन पे रोने लगती। मैं चिंता करने लग जाता। मेरा नाजुक कंधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, पर माँ भी क्या करती, मेरे अलावा उनका कोई नहीं था और मेरी छोटी बहनों को कुछ कह नहीं सकती थी। हॉस्टल में मेरी मुलाकात भावेश और मानव से हुई। हम साथ में खाना खाते थे, साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। देखते देखते हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। भावेश एक गरीब घर से बिलोंग करता था। उसके पिताजी किराए का ऑटो चलाया करते थे और वे काफ़ी दारू भी पिया करते थे। अक्सर दारू पीने के बाद वो भावेश के माँ को मारा करते थे और गंदी गंदी गालियाँ भी देते थे। भावेश अपनी माँ को बचाने की कोशिश में खुद भी बहुत बार मार खाता था। कुछ समय बाद भावेश की माँ गुजर गई और तब भावेश ने हॉस्टल जाना ठीक समझा। वो परेशान हो चुका था अपनी इस जिंदगी से। मेरा दूसरा दोस्त मानो, जो कि बहुत अमीर था, उसको बचपन से ही किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पिताजी का बहुत बड़ा कपड़े का मिल था और उसकी माँ एक बड़े से कंपनी की मैनेजर थी। बचपन से ही हर सुख मानो को मिलता रहा, पर माँ बाप का प्यार कभी ना मिला। जो प्यार मानो को अपने माँ बाप से मिलना चाहिए था, वो उसे कभी नहीं मिला। काम में व्यस्त होने के कारण मानो के माता पिता ने मानो को हॉस्टल भेजा पढ़ाई के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात हमसे हुई। हम तीनों ने आत्महत्या करने का सोचा। जहाँ मैं और भावेश घर से तंग आने के कारण आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ मानो हमारे साथ पाने के लिए आत्महत्या कर रहा था। उसका कहना था, जो प्यार मुझे मेरे माता पिता से कभी नहीं मिला, वो मुझे तुमसे मिला। मैं जीऊँगा भी तुम्हारे साथ और मरूंगा भी तुम्हारे साथ। हम तीनों बस अब यही सोच रहे थे कि कैसे मरने के बाद भी हम एक साथ रह सके। उतने में मानो को नेट पे एक उपाय मिला, जो कि काला जादू के जरिए हमें मरने के बाद भी एक साथ रख सकता था। हमने उस तांत्रिक को कॉल किया और वो तांत्रिक ने एक विधि बताई, रक्तबंधन के जरिए ये मुमकिन है। हम अगले दिन उस तांत्रिक के पास तीनों पहुंचे और कुछ पैसों में वो तांत्रिक इस विधि को करने के लिए मान गया। उस तांत्रिक का घर बहुत ही डरावना था, जो कि एक शमशान भूमि के पास था। वहाँ उसने एक हवन चालू किया, जहाँ इंसान की खोपड़ी और कुछ हड्डियाँ रखी हुई थी। कुछ मंत्रों के जाप के बाद उसने हमें एक एक करके हाथ आगे करने कहा। पहला हाथ मानव ने आगे बढ़ाया और उस तांत्रिक ने चाकू से एक एक करके हम तीनों का हाथ काटा और दर्द के मारे हम तीनों चीख पड़े। पर उस तांत्रिक ने हम तीनों का रक्त एक कटोरे में ले लिया और मंत्रों का जाप करके उसे अग्नि में दान कर दिया। हम तीनों को कसम खाने को कहा कि कसम खाओ और बोलो, हम जिएंगे साथ में और मरने के बाद भी साथ ही रहेंगे। हम तीनों ने एक एक करके वो कसम खाई और वहाँ से वापस हॉस्टल चले आए। हम तीनों ने रात के 3 बजे सबके सो जाने के बाद चोरी से हॉस्टल की छत पे आने का प्लान बनाया। हम तीनों वहाँ पहुँच चुके थे और फिर हमने एक दूसरे को गले लगाया और फिर कूद के आत्महत्या करने का सोचा। हम तीनों लाइन से खड़े हो गए। हमारे हॉस्टल का छत 8वें मंजिले पे था। मैं और भावेश इतनी ऊंचाई देख के घबरा गए, मगर मानो को डर नहीं लग रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि मरने के बाद भी हम एक साथ अच्छे से रह सकेंगे। मानव ने कहा, तुम दोनों आंखें बंद कर लो, मैं जब 3 गिनूंगा तब हम छत से कूदेंगे।
मानो ने देखते ही देखते गिनती चालू कर दी और गिनना शुरू कर दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और डर के मारे मेरा और भावेश का पसीना छूट रहा था। मानो ने गिनती चालू कर दी और 3 गिनते ही मानो कूद पड़ा। मैं और भावेश रोकने ही जा रहे थे मानो को, पर काफ़ी देर हो चुकी थी और मानो गिर के मर गया। और गिरते वक्त मानो हमें ही बुरा जा रहा था क्योंकि हमने खुद ही नहीं मारे उसके साथ। उस वक्त हम दोनों बहुत डर चुके थे। हम वहाँ से भाग के अपने अपने कमरे में चले गए और चुप रहना मुनासिब समझा। अगले दिन हमारे हॉस्टल में पुलिस आई और हमसे पूछताछ करने लगी। हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया। हॉस्टल में मानो के मौत के बाद सन्नाटा सा छा गया था और सबके मन में डर का माहौल पैदा हो चुका था। भावेश का कहना था उसे मानो हर जगह दिखता है और पूछने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। पर मैंने कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे लगा मानो के मरने के बाद भावेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पर कभी कभी मुझे लगता था कि अगर भावेश सच कह रहा होगा तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। और डर के मारे मैं कांपने लगता था और बुरी तरह पसीने से भीग जाता था। हॉस्टल में डर का माहौल होने के कारण हमारे हेडमास्टर ने रिसोर्ट लेके जाने का सोचा ताकि सबका मन इस घटना से हट जाए। और अगले दिन सुबह हम सब जाने ही वाले थे। पर उसी दिन मुझे भावेश का फ़ोन आया रात के करीब 1 बजे। वो फ़ोन पे एकदम घबराया हुआ था और उसके मुंह से कुछ ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी। हाफते हाफते उसने मुझसे कहा, आशीष बचाओ मुझे वरना मानो मुझे मार देगा। मैं ये सुन के उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ा और मैंने जो देखा मैं हैरान हो गया उसे देख के। भावेश पंखे से लटका हुआ था और मैंने जाके उसके पैर पकड़ी और उसकी जान बचाई। जैसे तैसे मैंने उसे नीचे उतारा और उसने मुझे गले लगा लिया और रोने लगा और कहने लगा कि मानो मुझे मार देगा। उसी ने मुझे पंखे से लटकाया। मैं ये सुन के काफ़ी डर चुका था और हिम्मत करके मैंने कमरे में हर जगह देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं भावेश को मेरे साथ मेरे कमरे में ले आया। जैसे तैसे वो अंधेरी रात कट गई। सुबह हुई। भावेश ने कहा मुझसे, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने भावेश से कहा, तुम्हें हम सबके साथ आना चाहिए, माहौल बदलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। भावेश ने कहा, ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन कहीं एक जगह बैठ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। और करीब 10 बजे हमारी बस निकल पड़ी रिसोर्ट की तरफ। और बस में सब मस्ती कर रहे थे, मगर भावेश एकदम शांत बैठा था और बस के बाहर देख रहा था। मैंने उसे कहा, चलो आओ हमारे साथ, मगर उसने मना कर दिया। करीब 2 बजे हम वहाँ पहुँच चुके थे। रिसोर्ट में जाने के बाद सब एंजॉय कर रहे थे, नाच गा रहे थे, मगर भावेश एक कोने में शांति से बैठा हुआ था। मैं बहुत समय तक भावेश के पास ही बैठा हुआ था और उसे मेरे साथ आने बोल रहा था, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और चुपचाप वही बैठा रहा। देखते देखते शाम हो गई। रिसोर्ट में एक ट्रैकिंग पॉइंट था जो कि बहुत ऊंचाई पे था और ऊंचा भी था। भावेश अचानक से उठ खड़ा हुआ और ट्रैकिंग पॉइंट पे जाने लगा। मैंने उसे पीछे से कई बार आवाज़ भी लगाई, पर उसने मेरी एक ना सुनी और बिना किसी सुरक्षा के ट्रैकिंग करने लगा और एकदम ऊंचाई पे बहुत जल्द पहुंच गया। मैंने उसे नीचे उतरने को कहा, मगर उसने मुझसे कहा, अगली बारी तेरी है। मैं ताज्जुब रह गया क्योंकि ये आवाज़ मानो की थी जो कि भावेश के मुंह से निकल रही थी। और देखते देखते भावेश ने वहाँ से छलांग मार दी और गिर के उसकी गर्दन टूट गई। मैं ये सब देख के बहुत डर चुका था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। उतने में मुझे ऊपर एक परछाई नजर आई और जब मैंने ऊपर देखा तो मानो का भूत देख के मुझे घूर रहा था। फिर सबके आने के बाद अचानक से मानो की परछाई गायब हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी तो हमने वहीं रुकने का सोचा। मुझे उस रात को नींद नहीं आई और बहुत तेज़ का बुखार आ गया। मैंने रिसेप्शन से दवा ली और कुछ समय बाद मुझे नींद लग गई। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से ज़ोरों की हवा चलने लगी और खिड़की हवा से खटखटाने लगी। उस आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और मैं जाके खिड़की बंद करने लगा। खिड़की बंद करके जब मैं वापस अपने बेड पे आया, अचानक से रूम बहुत ठंडा हो चुका था। ना ही रूम में एसी था, ना ही ठंडी का मौसम था। मैं ठंड के मारे कांपने लगा था।
मैं अलमारी से चादर लेने गया। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मुझे सामने चादर नजर आई। जैसे ही मैं चादर लेने गया, मुझे मेरे पीछे किसी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैं वापस चादर लेने को मुड़ा, मुझे अलमारी में मानो का भूत दिखा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी डर चुका था और जैसे तैसे अपना हाथ उससे छुड़वाया और कमरे से निकल के भागने लगा। मैं भागते भागते स्विमिंग पूल के पास जा पहुंचा और मुझे लगने लगा अब मैं नहीं बचूंगा। पावेश ठीक कह रहा था कि मानव की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। पर मैंने उससे एक बात न सुनी और ये सब सोच के मैं फूट फूट के रोने लगा और डर के मारे कहने लगा, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। उतने में मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा और मैं स्विमिंग पूल में जा गिरा। जब मैंने देखा तो धक्का किसी और ने नहीं, मानो के भूत ने मुझे मारा था। मुझे तैरने न आने के कारण मैं डूब रहा था। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ। उतने में मानो का भूत मुझसे कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी क्या गलती थी। मैं मानो से जान की भीख मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो मानो। हमने तुम्हें आवाज़ दी थी पर तब तक तुम कूद चुके थे। ये सब हमने जानबूझ के नहीं किया। ये कहता रहा और मैं डूबता रहा। फिर मानो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे पानी से बाहर निकाला और कहा, जा तुझे माफ़ किया, और उसकी रूह गायब हो गई। ये सदमा से निकलने के लिए मुझे पूरे 3 साल लग गए। लेकिन आज भी जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मुझे लगता है हमारे बचपने के कारण मेरे 2 जिगरी दोस्त की मौत हो गई और मेरे रोंगटे डर के मारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे मानो ने कभी नहीं सताया और मैं हंसी खुशी जीने लगा। लेकिन आज भी मुझे मेरे दोस्तों की याद आती है कई बार और सोच के मैं रोने लगता। कहानी यही समाप्त होती है। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो उससे लड़े, हार ना माने। क्योंकि परेशानी तो हर किसी के ज़िंदगी में होती है। किसी की परेशानी बड़ी होती है, किसी की छोटी। मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जान ले लें। हमें हमारी जन्म देने वाली माता और पालन पोषण करने वाले पिता के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमारे दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। आज वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। ज़िंदगी सबसे बड़ी देन है उस ऊपर वाले की। हमें अगर कोई बात दर्द दे रही है तो उसे औरों के साथ बांटें, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक करके एंकरेज कीजिए ताकि हम और ऐसी ही कहानी लेके आते रहिए। धन्यवाद।